अष्टांग हृदय के साथ-साथ हम चरक को भी लेंगे, सुश्रुत को भी लेंगे, जो हमारे लिए बेस्ट से बेस्ट रहेंगी, उन सारी संहिताओं को भी लेंगे। बट पहले हम अष्टांग हृदय को उठाएँगे, फिर अष्टांग हृदय जैसे ही फिनिश होगा, उसके बाद चरक पे जाएँगे, फिर सुश्रुत पे जाएँगे, इस तरीके से हम बढ़ेंगे। तो आज हमारा जो पहला अध्याय है, वो है आयुष्कामीय अध्याय। आयुष्कामीय अध्याय फर्स्ट चैप्टर है अष्टांग हृदय का। और उस आयुष्कामी अध्याय के नाम को यदि आप देखें, तो उसमें आपको क्या समझ में आता है कि ये क्यों लिखा गया होगा? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति का नाम उनके पेरेंट्स ने जो रखा है, आज के समय को छोड़िए, आज से पहले के समय को यदि हम देखें, तो पेरेंट्स ने जो नाम उनका रखा होता है, वो नाम वो सोच के रखते हैं कि हमारा बच्चा इस दिशा में जाएगा। उसके नाम का कोई ना कोई अर्थ होता है। इसी प्रकार हमारी संहिताओं में, हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में जो भी वर्ड आए हैं, उनके पीछे कुछ ना कुछ अर्थ ज़रूर रहा है। और ऐसा अर्थ नहीं, उनके पीछे साइंटिफिक एविडेंस वाले अर्थ रहे हैं। संहिता को आप भी घर पे रीड कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा समझेंगे उससे। मैं भी आपको पढ़ाऊँगा, कुछ समझाऊँगा, लेकिन हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, वो उद्देश्य ये है कि इन संहिताओं को लिखते हुए हमारे आचार्यों की क्या थिंकिंग रही होगी, उनका विज़न क्या होगा, कैसे वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाते होंगे। उन्होंने कुछ चीज़ें इस चैप्टर में लिखी हैं, तो उसका अर्थ क्यों है इनका? इसी चैप्टर में उन्होंने इन चीज़ों को क्यों डाला है? तो आयुष्कामी अध्याय का जो मुख्य उद्देश्य है, वो ये है कि जो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को, अपनी आयु की कामना करते हों, उन व्यक्तियों के लिए इस अध्याय में जो नियम बताए गए हैं, वो सारे नियम उसे अपनाने हैं, यदि उसको स्वास्थ्य प्राप्त करना है। जैसे एक श्लोक आता है इसमें, आयु कामे मानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदेषु विधेय परमादरा। कि जो व्यक्ति आयु की कामना करता है, आयु क्या है? हमारे शरीर में जो भी शरीर, इंद्रिय, आत्मा, संयोगधारी जीवितम, ये सारे हमने क्या पढ़े थे? ये हमने सारे पढ़े थे, आयु के पर्याय पढ़े थे। और आयु क्या है? आयु हमारे शरीर में वो सारा व्यापार है, जिसकी वजह से हमें सुख-दुःख इन सारी चीज़ों की प्राप्ति होती है। सिंपली समझिएगा, लाइफ़ क्या है? आपकी अगर लाइफ़ को बोलूँ, आयु शब्द को हटा दीजिए, लाइफ़ को बोलूँ तो आप लाइफ़ से क्या समझेंगे कि लाइफ़ में हमें स्ट्रगल आने हैं, चाहे सक्सेस के बेसिस पर या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बेसिस पर या हेल्थ के बेसिस पर, किसी भी बेसिस पर हमें स्ट्रगल आने हैं। कुछ समय के लिए हमें सुख भी मिलेगा और कुछ समय के लिए हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। दैट इज़ कॉल्ड आयु। ये आयु है। और इसकी रक्षा के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा, अपने दुखों के निवारण के लिए, अपनी असफलताओं से दूर जाने के लिए, अपने रोगों से लड़ने के लिए या रोगों को पास ना आने देने के लिए जो भी करना पड़ेगा, वो हम इस आयुष्कामी अध्याय में पढ़ने जा रहे हैं। सिंपल फॉर्म में इसको उठा के देखें तो आयुष्कामी अध्याय में केवल उन उपदेशों का वर्णन है, जिनके थ्रू आप हेल्दी लाइफ जी सकते हैं या बेसिक फंडामेंटल ऑफ हेल्दी लिविंग, इस कंसेप्ट को आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर पहला श्लोक आता है, आयु कामे माने धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदेषु विधेय परमात्रा। तो मैंने इसका अर्थ बताया कि भाई आयुर्वेद के उपदेशों को आपको लेके चलना है। फिर उसके बाद जो चौथा श्लोक इसी चैप्टर का जो फोर्थ श्लोक है, उस फोर्थ श्लोक में क्या बताया गया है कि अष्टांग हृदय को लिखने के पीछे का रीजन क्या था?
चरक संहिता हमारे पास अवेलेबल थी उस समय, हमारे पास सुश्रुत संहिता अवेलेबल थी, बट अष्टांग हृदय को आचार्य भागवत जी ने लिखने का निर्णय क्यों लिया? क्यों अष्टांग हृदय को भागवत जी ने लिखा होगा? तो यहाँ भागवत जी कहते हैं कि चरक यदि आप पढ़ें, सुश्रुत आप पढ़ें, तो बहुत सा मटेरियल, कुछ मटेरियल आपको बेसिक फंडामेंटल्स का सिद्धि स्थान में मिल जाएगा, कुछ बेसिक फंडामेंटल आपको निदान में मिल जाएगा, कुछ बेसिक फंडामेंटल आपको चिकित्सा में मिल जाएगा। मतलब अगर मैं बात करूं कि मुझे गुल्म के बारे में जानकारी लेनी है, तो गुल्म में जो कफज गुल्म की चिकित्सा है उसमें वमन कर्म बताया गया है। चरक का बात कर रहा हूं मैं, कफज गुल्म में वमन कर्म बताया गया है, बट सिद्धि स्थान में उस वमन कर्म को, यहाँ सॉरी चिकित्सा स्थान में वमन कर्म को निषेध बताया गया है, और सिद्धि स्थान में जाएंगे तो उसके पीछे कंसेप्ट बताया कि भाई इसमें वमन कर्म करा सकते हैं। ऐसे ही कई रोगों का निदान स्थान में वर्णन किया है, तो उन चीजों का वर्णन चिकित्सा में नहीं किया है। कुछ फंडामेंटल्स हमें सूत्र स्थान में देखने को मिलते हैं, तो उनको अधूरे छोड़ करके, या अधूरा ना कहूं, उसका वर्णन कहीं और जाके किया है। मतलब एक तरीके से स्कैटर्ड है, वो हमारी बुद्धि के हिसाब से स्कैटर्ड है, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी ज्यादा परिपक्व नहीं है और इतना ज्यादा हमारे पास पावर भी नहीं है कि हम इतनी आगे की सोच करके वो बुक, उस बुक को पढ़ पाए। लेकिन उन्होंने जो लिखा उसको हम जब पढ़ते हैं तो हमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन सा लगता है। यही कंसेप्ट, यही चीजें कहाँ परेशान कर रही थी? यही कंसेप्ट, यही चीजें सुश्रुत संहिता में भी परेशान कर रही थी। वहां पर भी स्कैटर्ड था ज्ञान, ज्ञान तो है लेकिन स्कैटर्ड है। इन्हीं चीजों को उठा करके हमारे भागवत जी ने क्या किया, इकट्ठा किया। भाई चरक की ये चीज अच्छी है, आचार्य सुश्रुत की चीज ये अच्छी है, इनको उठाया, सिंपल सूत्रों में उनको तैयार किया, और एक सिस्टमेटिक वे में, कहते हैं ना सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपका वो पोर्शन उन्होंने तैयार करके आपको दिया, ताकि आप बेसिक 1 to 1 आप एक के बाद एक के बाद एक के बाद आप जाएं और उन चीजों को आप ग्रहण कर सकें। तो ये इसका कंसेप्ट था इसके पीछे का। नेक्स्ट इसके बाद जो श्लोक आता है उसमें हमारे आयुर्वेद के 8 अंगों के बारे में वर्णन किया गया है, जो आप सभी जानते हैं। काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दंष्टा जरा वृषाण करके जो 8 हमारे हैं उनका वर्णन किया है। इसमें से काय चिकित्सा को आप सभी जानते हैं। काय चिकित्सा से जब भी बात चले तो काय चिकित्सा से दो चीजों का अर्थ लेना चाहिए। काय यानी हमारी देह, हमारी बॉडी के लिए वर्ड आता है, दूसरा हमारी अग्नि के लिए वर्ड आता है, दूसरा हमारा अग्नि के लिए वर्ड आता है, और दोनों ही हमारे लिए बेहद आवश्यक हैं। इस देह को मंदिर के समान बोला गया है। आयुर्वेद हितोपदेश आपने पढ़ी हो, उसमें बोला गया है ये जो शरीर है ये मंदिर के समान है। जिस प्रकार आप मंदिर की रोज सेवा करते हो, रोज मंदिर को साफ करते हो, उस प्रकार इस शरीर को भी आपको रोज इसका ख्याल रखना होगा, रोज इसको साफ करना होगा, रोज इसको, इसकी पूजा करनी होगी। एक सिंपल सी वर्ड बोलो, पूजा करनी होगी। जैसे भगवान को फलों का, फूलों का आप समर्पण करते हो, उनको देते हैं, इसी प्रकार इस शरीर को भी आपको देना पड़ेगा, तब आप स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे। आजकल होता क्या है, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताऊं। आप जैसे मैं किसी भी पेशेंट का एग्जांपल देते हैं हम। आज के समय में पेशेंट आता है, पेशेंट को आप चीजें समझा रहे हो कि भाई तुम्हें ये प्रॉब्लम क्यों हुई। देखिए हमारा ट्रीटमेंट करने का हमेशा जो प्रोटोकॉल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पहले आप पेशेंट से क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट आपके पास कोई सा ही पेशेंट है, क्वेश्चन कीजिए। मैं हमेशा कह रहा हूं क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है। हम क्या करते हैं, पेशेंट आया, भाई क्या प्रॉब्लम है, पेशेंट ने कहा साहब ये समस्या है, उठा करके प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे दिया उसको, ठीक है। उसने कहा ये प्रॉब्लम है, उसको रिलीफ भी मिल गया, बट आपको क्या मिला?
आपको क्या मिला? आपको वो चीज जो मिलनी चाहिए वो चीज नहीं मिल पाई है। ज्ञान के लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो ज्ञान तो आपको मिला ही नहीं है। ज्ञान के लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो ज्ञान तो आपको मिल ही नहीं पाया। एक छोटा सा पेशेंट आपके पास प्रतिशय का आता है, आप 2 क्वेश्चंस के बाद वहीं पर खत्म हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछते हैं, भाई प्रतिशय आपको कब हुआ? हमने कहा इतने दिन हो गए। इसके साथ में कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है? वो कहा नहीं है। पेशेंट को खुद अपनी समस्या बताना नहीं आता है। आप प्रतिशय के बारीक बारीक लक्षणों को अगर पकड़ेंगे, तो मैं कह रहा हूं कि देखो ट्रीटमेंट तो वही तालीस आदि चूर्ण, उसमें त्रिवन कीर्ति रस, यष्टि मधु, इन सबको मिलाकर के आप देंगे तो वो तो रिजल्ट देगा ही देगा, चाहे कोई सा भी हो। श्वास रोग से संबंधित, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित कोई सी भी डिजीज हो, आप ये योग बना करके देंगे, डेफिनेटली रिजल्ट देता है। बट रिजल्ट तो मिल गया। रिजल्ट तो आयुर्वेद में ऐसा है कि आप कुछ भी उठा के दे दीजिए तो डेफिनेटली रिजल्ट देता है। वो वैद्य की इज्जत को बरकरार रखता है। आयुर्वेद ऐसा है, हमारी बेइज्जती नहीं होने देगा, हमारी इंसल्ट नहीं होने देगा, वो करेगा काम। बट हमारे पास क्वेश्चंस होने चाहिए कि सर आपको ये प्रॉब्लम कब से हुई? आप किसी के कांटेक्ट में आए थे या नहीं आए थे? आप किसी के कांटेक्ट में आए थे या नहीं आए थे? ऐसा तो नहीं है कॉन्टेजियस हो ये, किसी के कांटेक्ट से इसको लगा हो। सर आपको लंग्स में घर घर की साउंड या मरमर की साउंड इस प्रकार से आती है कुछ? सर आपको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम होती है? अब इससे होता क्या है, आपको स्टेप बाय स्टेप, यदि आप जीरो से प्रैक्टिस कर रहे हैं, या मैं तो कहता हूं कि देखिए, आयुर्वेद में अगर मुझे 50 साल भी प्रैक्टिस करते हो जाए ना, तो भी मैं जीरो से ही प्रैक्टिस मानूंगा, क्योंकि यहाँ पर सीखने को बहुत कुछ है। तो आपने पेशेंट से पूछा सर आपको कितने दिन से ये प्रॉब्लम है, तो उसने बताया सर मुझे 7 दिन हो गए, 7 दिन से मैं एंटीबायोटिक्स ले रहा हूँ एलोपैथ की, और या जो भी कुछ कर रहा हूँ, बट 7 दिन बाद आपके पास आया हूँ। अब उसने बताया कि सर मुझे चेस्ट में कंजेशन लग रहा है, मेरे चेस्ट में जब मैं सोता हूँ घर घर की आवाज आती है, गला सूखता है, ऐसे उसने सिम्टम बताए। तो आपको क्लियर ये तो हुआ कि भाई 7वें दिन जाकर के इस प्रकृति के इंसान के अंदर अगर प्रतिशय होगा तो ये लक्षण आ सकते हैं। और चेस्ट कंजेशन हो रहा है, इसका मतलब कि भाई इस प्रकृति के इंसान में अगर प्रतिशय को समय रहते हुए ठीक नहीं किया, तो हो सकता है कि निमोनिक कंडीशन बन जाए, या सीओपीडी में कन्वर्ट हो जाए, या एस्थमेटिक प्रॉब्लम बन जाए। आपने उस ऐसे दूसरे टाइप के पेशेंट भी आते हैं। कुछ पेशेंट अस्थमा के होते हैं बट उनको प्रतिशय हो गया है, वहां पर आप ट्रीटमेंट देंगे, रिलीफ मिलेगा, बट आप उसको और बेटर दे सकते थे, लेकिन वो दे नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने डिटेल डायग्नोसिस नहीं ली। ऐसे ही जॉइंट पेन में हमारे यहाँ पे आता है, आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस ले लीजिए, आम बात या संधि बात, ऑस्टियो आर्थराइटिस या गाउट को ले लीजिए, साइनो आर्थराइटिस को ले लीजिए, बर्साइटिस को ले लीजिए। इनमें से किसी भी डिजीज को आप उठाएंगे, आप पेशेंट से क्वेश्चन करेंगे भाई क्या हो रहा है, वो सिंपल सा कहेगा डॉक्टर साहब बड़े घुटने दर्द होते हैं। अरे भाई घुटने दर्द होते हैं, ये तो रूमेटॉइड में भी मिलेगा, ये आपको गाउट में भी मिलेगा, साइनो आर्थराइटिस में मिलेगा, ऑस्टियो आर्थराइटिस में मिलेगा, सभी में ये मिलने जा रहा है। तो यहाँ पर आप पेशेंट को उसकी समस्या जान करके आप उसको समझाएंगे कि भाई ये काय क्या है, काय का अर्थ क्या है, देह, और देह क्या है, भगवान के स्वरूप। आप उसको ऐसे नहीं समझाओगे कि देख भैया तेरी ये काय है और इस काय को मंदिर के समान मानियो, इसकी पूजा करियो। वो कहेगा क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, की खुद की अगरबत्ती से पूजा करूं, या धूप बत्ती से या दिए से पूजा करूं? उसको पेशेंट की ही लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करो। ऐसे अपने एग्जाम्पल्स तैयार करो जिससे पेशेंट के माइंड सेट बहुत जल्दी तैयार हो और वो आपसे जुड़ने को तैयार हो। सीधा सा बोलो कि देख मैं तो भाई तुझे ठीक कर दूंगा, यानी मैं आपको ठीक तो कर दूंगा, ये मेरी जवाबदारी है, लेकिन क्या आप इस चीज की जिम्मेदारी लेते हो कि आप मेरा सपोर्ट करोगे ठीक होने में? पेशेंट को समझाओ कि देखिए आपने ये सारी चीजें की जो कि आपने मुझे अभी रिसेंटली में बताया, और इन चीजों की वजह से ये ऐसी ऐसी समस्याएं होती हैं, और ये समस्या से आप ग्रसित हो गए हो, तो आपको इन इन चीजों को अभी
बंद करना पड़ेगा। यदि आप बंद करने को तैयार हो तो मैं ट्रीटमेंट करने को तैयार हूं, यदि आप बंद करने को तैयार नहीं हो तो मैं नहीं हूं ट्रीटमेंट करने को। क्लियर बोलिएगा ये चीज। देखिए आयुर्वेद में पथ्य अपथ्य का जो पालन नहीं करता है वो पेशेंट आपको बदनाम करके जाएगा। क्लियरली वो पेशेंट आपको बदनाम करके जाएगा। ऐसे 10 पेशेंट लेने से अच्छा है कि एक ईमानदार पेशेंट ले लीजिए। वो एक ईमानदार पेशेंट आपको 10 पेशेंट दे के जाएगा और ऐसे 10 पेशेंट आपको बदनाम करके जाएंगे, आपकी पद्धति को बदनाम करके जाएंगे, हमारे आयुर्वेद पे वो कलंक लगा के जाएंगे। देखिए आयुर्वेद से ऐसा नहीं होता कि आयुर्वेद से कोई ठीक नहीं होता। मेरा मोस्टली सीवियर डिजीज के ऊपर ही मेरी प्रैक्टिस रही है, क्रॉनिक डिजीजों पर मेरी प्रैक्टिस रही है और मैं आज भी क्रॉनिक डिजीज पे प्रैक्टिस करता हूं और मेरे से तो 95% के ऊपर, जहां तक 99% पेशेंट ही ठीक होके जाता है। और ये तब भी था जब मुझे कुछ नहीं आता था और ये आज भी है जब मेरे पास पिछले कई सालों का अनुभव जुड़ चुका है। आयुर्वेद ने हर समय हम लोगों की इज्जत रखने की कोशिश की है। बस क्या होता है कि मैंने पहले दिन से ही सिद्धांत बनाया था कि भाई मैं उसकी प्रैक्टिस करूंगा जो व्यक्ति खुद को ठीक करने की कोशिश करेगा। मैं ऐसे लोगों की चिकित्सा नहीं करूंगा जो खुद के प्रति ईमानदार नहीं है। तो आप उससे काय बोलो, दूसरा है उसकी अग्नि को ठीक करने की कोशिश करो। सबसे पहले आप पेशेंट की अग्नि को ठीक करने की कोशिश करो, कोई ट्रीटमेंट आए या ना आए। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि आप जो भी खाते हैं, जो भी भोजन आप बॉडी में जा रहा है, उस भोजन के बाद रस धातु का निर्माण होता है, सभी जानते हैं। रस धातु से रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र पर्यंत सातों धातुओं का निर्माण होता है। देन उसके बाद ओज का भी निर्माण होता है। किससे हो रहा है? भोजन से। रस के बाद रक्त धातु बनी, रक्त के बाद आपकी मांस धातु बनी, मांस के बाद मेद धातु बनी। ये जो धातुएं बनती है ना, जैसे रस के बाद रक्त का बनना, इस बीच के गैप में जो होता है ना, उसको रस अग्नि बोलते हैं। रस अग्नि। रक्त के बाद मेद बनता है, मांस बनता है, सॉरी। तो रक्त के बाद मांस धातु बना तो उसको रक्ताग्नि। इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक स्टेप पर अग्नियों का इन्वॉल्वमेंट होता है। प्रत्येक स्टेप पर अग्नियों का इन्वॉल्वमेंट होता है प्रत्येक स्टेप पर, और वो प्रत्येक स्टेप पर यदि अग्नि मांद हो गया तो उत्तरोत्तर जो एक के बाद एक नेक्स्ट जो धातु बनने वाली है बॉडी में, नेक्स्ट टिश्यू बनने वाला है बॉडी में, नेक्स्ट बॉडी का ऑर्गन रिपेयर होने वाला है, बॉडी की इम्यूनिटी सेल्स बनने वाली है, बॉडी की ब्लड सेल्स बनने वाली है, इवन जो भी बॉडी के अंदर बनने वाला है वो परफेक्ट रूप से नहीं बनेगा। और कहीं ना कहीं मैं आपको इसका एक कंसेप्ट बता दूं, आनुवांशिक रोगों की तरफ हम चर्चा करते हैं, आनुवांशिक रोगों की तरफ हम चर्चा करते हैं, जेनेटिक डिजीज की ओर एक हाइपोथेसिस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है आनुवांशिक रोग किस वजह से होते हैं? आनुवांशिक रोग कहीं ना कहीं डीएनए पर जो न्यूक्लिक एसिड की कोडिंग्स होती हैं, जो हमारे पिरिमिडिन, पायरिन, इनकी जो कोडिंग्स होती हैं, न्यूक्लिक एसिड के बीच जो कोडिंग्स होती हैं, अमीनो एसिड्स की कोडिंग्स होती हैं, उनमें जो सीक्वेंस होता है उनका, जैसे यूएए या यूएसी, जो एक कोडॉन्स है, इनका जो सीक्वेंस है, यूएए की जगह यूएसी आ गया तो जाकर कोई और डिजीज पैदा हो जाती है। तो ये चीजें होती क्या है? देखिए नॉर्मल चीजें जब कोडॉन हो, जेनेटिक कोडॉन हो या डीएनए का बनना हो या किसी भी चीज का बनना हो, आरएनए का बनना हो, बन तो ये बेसिकली हमारे खाने से ही रहे ना, हमारे भोजन से ही तो बन रहा है ये सारी चीजें। न्यूक्लिक एसिड्स किसका फॉर्म होते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स किसका फॉर्म होते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स हमारी प्रोटीन से बनते हैं।
अमीनो एसिड्स मिलकर के न्यूक्लिक एसिड्स को बना रहे हैं। इन सारी चीज की, इन प्रोसेस को, इन प्रोटीन्स की प्रोसेस को मिलकर के बॉडी एक ऐसा सिस्टम तैयार करता है जिसकी वजह से ये न्यूक्लिक एसिड्स बनते हैं। गलत टाइप से इसका फॉर्मेशन हुआ तो गलत कोडन जुड़ जाएगा, गलत टाइप से इसका कोडन जुड़ेगा तो गलत प्रकार की बीमारी होगी, जिसको हम जेनेटिक डिसीज बोल सकते हैं। अगर हम अग्नि को सिद्धांत बना करके स्टेप बाय स्टेप यदि काम करें तो हम डीएनए रिपेयरिंग को भी बॉडी में कर सकते हैं। हम कर क्या सकते हैं बॉडी के अंदर? आपको क्या लगता है डीएनए टूटते, बिखरते और रिपेयर नहीं होते होंगे? बॉडी खुद ऑटोमेटिक सिस्टम पे होती है जहां पर आपका डीएनए रिपेयर होता है, टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, रिपेयर होता जाता है। तो उस प्रोसेस को अग्नि के थ्रू हम ठीक कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों का अध्ययन काय चिकित्सा में किया जाता है। उसके बाद बाल चिकित्सा। बाल चिकित्सा में क्या पीडियाट्रिक्स होती है उसको हम फॉलो करते हैं, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। फिर एक आता है गृह चिकित्सा। गृह चिकित्सा को भूत विद्या भी बोलते थे। इसको एक सिंपली वे में मैं बताऊं, जो अभी मैं डिफरेंट कुछ बुक्स हैं प्राचीन समय की, उनको पढ़ रहा हूं। मैंने शायद अपने स्टेटस पर भी डाला था एक बार, अपने स्टेटस पे भी मैंने डाला था कि क्या चीजें होती हैं। हमने अपने आयुर्वेद में पढ़ा है कि आज से कई वर्ष पहले जब आयुर्वेद इस धरती पर आ रहा था, आयुर्वेद अवतरण हो रहा था, तो भारद्वाज ऋषि जो थे हमारे, वो दूसरे ग्रह यानी कि ग्रह तो नहीं, एक सिंपली भाषा में बोले कि स्वर्ग लोग गए थे, वहां से इंद्र से आयुर्वेद को सीख करके पृथ्वी पर लेकर के आए। भाई जिंदा गए थे वो, और हमने सुना क्या है कि भाई मरने के बाद जाते हैं। अर्जुन ने और भीम ने ऐरावत हाथी को, जो हाथी पूजन होता है वो मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, महिलाएं करती हैं, ऐरावत हाथी को स्वर्ग से जिंदा सीढ़ियां लगा करके नीचे लेके आए थे। लेकिन हम मनुष्यों को स्वर्ग या नरक जाने के लिए क्या करना पड़ता है? हम मनुष्यों को स्वर्ग या नरक जाने के लिए क्या करना पड़ता है? हम मनुष्यों को इस शरीर का, इस देह का, इस काय का साथ छोड़ना पड़ता है। हमें शरीर का साथ छोड़ना पड़ता है, तब हम जाते हैं। अभी तक मनुष्य की जो आंखें हैं वो 3D डायमेंशन को देखने के लिए बनी है। अभी तक जो मनुष्य की आंखें हैं वो 3 डायमेंशन को देखने के लिए बनी है, या फिर मैं कहूं उससे भी ज्यादा देखने को बनी है, बट अभी हम 3 डायमेंशन को देख पा रहे हैं। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इन 3 चीजों को हम देख पा रहे हैं। लेकिन इन 3D के ऊपर भी 4D या 5D डायमेंशन में एक अलग दुनिया हमारे पैरेलल चल रही है। मैं यहाँ बैठा हूं तो इस बगल में भी किसी की जिंदगी चल रही होगी, किसी का घर होगा, किसी का कुछ होगा, बट वो मुझे दिख नहीं रहा है। क्यों? मेरी आंखें उस चीज को देख नहीं पा रही हैं। और उस तक जाने के लिए या तो मुझे अपना शरीर छोड़ना पड़ेगा, और वो 2 ही कंडीशन में हो सकता है, या तो मैं समाधि की कंडीशन में जाऊं, या तो मैं समाधि की कंडीशन में जाकर के अपने ज्ञान चक्षुओं को प्रकाशित करके मैं वहां तक जाऊं, या फिर इस शरीर को छोड़ के मैं उस दुनिया में प्रवेश कर जाऊं। मैं ये गारंटीड कह सकता हूं कि आने वाले समय में ऐसी टेक्नोलॉजी निकल के आएगी कि आप अपने पूर्वजों से डायरेक्ट संपर्क कर पाएंगे, आमने सामने बैठकर। आत्माएं 3D डायमेंशन को छोड़ करके 4D डायमेंशन या 5D डायमेंशन में जाती हैं, वहां से सर्कल पूरा करके वो फिर से जन्म लेती हैं। आपने सुना होगा कि हमारे घर में कोई बुजुर्ग, कभी उनका देहांत हो जाता है कई वर्ष पहले, तो कहते हैं कि भाई उन्होंने जन्म ले लिया, दूसरा दूसरा जन्म ले लिया, फिर वो आज किसी के घर में आके किसी को परेशान क्यों करते हैं? ऐसी चीजें क्यों देखने को मिलती हैं? बहुत गहन अध्ययन है, शास्त्रों को बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तब जा करके आप यहां तक पहुंचेंगे। तो ये गृह चिकित्सा जो है इससे ही जुड़ी हुई है। मंत्रों की सिद्धि करना, मंत्रों को स्थापित करना, उनको एक निश्चित फ्रिक्वेंसी पर बोलना। जैसे मैं एक सिंपल ही मंत्र ले लूं
गायत्री मंत्र को आप लीजिए, उसमें हम बोलते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इसको बोलते हुए एक फ्रीक्वेंसी मैंने सेट कर ली। मान लीजिए मैं ऐसे ही 1000 बार बोलने वाला हूं, जैसे अभी मैंने बोला 1000 बार बोलने के बाद मुझे सेम, जब मैं 1001 बार भी इसको बोलूंगा तो सेम इसी फ्रिक्वेंसी पे मैं सेट कर लूंगा इसको। और इस फ्रिक्वेंसी पर सेट करने के बाद इस मंत्र के क्या रिजल्ट आते हैं, इस मंत्र से इस नेचर की, इस एनवायरमेंट की क्या एनर्जी चेंज होती है, वो उसके चमत्कार के रूप में आ जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे पूर्वजों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे साइंटिस्टों ने, हमारे गुरुजनों ने, हमारे संहिताकारों ने इन सभी के ऊपर रिसर्च की थी और उन्होंने वो सारी चीजें सीख ली थी, और जिसकी वजह से वो विदाउट मेडिसिन भी कई लोगों को ठीक कर पा रहे थे। मैंने सिंपल सा एक अपने लाइफ में कई बार ऐसे एग्जांपल देखे हैं। मेरे दोस्त के मेरे फ्रेंड के पिताजी है, फोन से एक मंत्र पढ़ते हैं और पेशेंट को गुल्म होता है, वातज गुल्म, वातज गुल्म में तुरंत रिलीफ आता है। मेरे भाई को खुद रिलीफ आया था। वो ऐसी जगह पे थे जहां से, चूंकि मेरे भैया पुलिस में है, तो वो एक ऐसी जगह पे थे जहां से डॉक्टर के पास जाना अवेलेबल नहीं हो पा रहा था, जंगलों के बीच में। बट वहां नेटवर्क तो आते हैं, जियो वालों ने फोन कर दिए हैं। तो मेरे फ्रेंड ने बोला था कि यार एक बार इसको ट्राई कर ले, तू डॉक्टर है तो एक बार देख ले इस चीज को। क्योंकि हम आयुर्वेद से हैं तो हम इस चीज को मानते हैं, मंत्र चिकित्सा में बेनिफिट होता है। और मंत्र चिकित्सा के ऊपर बीएचयू में भी रिसर्च चल रही है और डिफरेंट संस्थानों ने इसके कुछ मंत्रों के ऊपर रिसर्च कर भी ली है। आउट ऑफ इंडिया ओम इंस्टीट्यूट करके है, वो ओम उच्चारण कराने से ही कई लोगों को ट्रीट कर भी रहा है। तो ये हमें कई प्रकार के प्रमाण पास्ट में मिल चुके। तो मैंने कहा भैया तू भी कर ले। एक फोन पे बात करवाई उनकी, फोन पे बात करवाने से, कॉन्फ्रेंस पे लेने से वो खुद अपने आप बोलते हैं कि अब मुझे पहले से बेटर लग रहा है। तो गृह चिकित्सा में इन सारी चीजों को पढ़ते हैं। ऊर्ध्वांग में ईएनटी को पढ़ते हैं। शल्य चिकित्सा में, शल्य का अर्थ होता है सल, सल माने होता है हिंसा। हिंसा के विरोध में जो चिकित्सा की जाती है या हिंसात्मक गतिविधियों के थ्रू कटपट करना, ये हिंसात्मक गतिविधियां तो थी, जिस वजह से जब बौद्ध धर्म हमारी इस दुनिया में आया तो बौद्ध धर्म का जब प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ने लगा तो वहां से इसको थोड़ा कम किया गया। तो वहां पर हमें हिंसात्मक गतिविधियों के विरोध में या हिंसात्मक गतिविधियां करनी ही पड़ेंगी। फिर हमारा नेक्स्ट आता है दंसरा। दंसरा में हम अगध वगध इन सारी चीजों को पढ़ते हैं, जिसमें विष, दंस वगैरह इन सारी चीजों का अध्ययन करते हैं। जरा जरा चिकित्सा होती है, जीरियाट्रिक चिकित्सा, जिसमें रसायन चिकित्सा का अध्ययन किया जाता है। जरा आप देखिए कि जरा का अर्थ होता है वृद्ध जनों से रिलेटेड होता है, जीरियाट्रिक डिजीज होती है। यहाँ पर रसायन चिकित्सा का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो रसायन चिकित्सा वृद्ध लोगों के लिए काम कर रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है वृद्ध अवस्था में सेल्स कैटाबॉलिक रिएक्शंस एनाबॉलिक रिएक्शन से ज्यादा हो जाती हैं, सेल्स रप्चर्ड होने लगती है, नई सेल्स बनने की क्षमता कम हो जाती है, एजिंग की प्रोसेस शुरू हो जाती है। अगर आप रसायन का सेवन लंबे समय तक करते हैं तो एंटी एजिंग इफेक्ट आपकी बॉडी पर आता है, आपकी सेल्स रिपेयर होने लगती हैं और आप युवा अवस्था में बने रहते हैं। इसका कहने का मतलब सिर्फ इतना सा ही है, रसायन चिकित्सा वो पावरफुल चिकित्सा है जो किसी भी कोशिका के आकार, स्वरूप, उसकी आकृति, उसकी एज, सब में चेंजेस ला सकता है। उसके बाद वृषान आता है। वृषान में बाजीकरण चिकित्सा का हम अध्ययन करते हैं। बाजीकरण चिकित्सा का अध्ययन करते हैं और बाजीकरण चिकित्सा से भी अर्थ ये नहीं है कि ओनली सेक्सुअल ही उसका यूज करना है। बाजीकरण चिकित्सा से अर्थ ये है कि सेक्सुअली तो बेनिफिट होंगे ही होंगे, साथ में जो शुक्र धातु है ना, शुक्र धातु हमारे शरीर में जब नाभि से ऊपर की ओर ये गति करती है, शुक्र धातु नाभि से ऊपर की ओर गति करती है और यहां पर जब ये आती है हमारे भ्रू मध्य, सेम इस पॉइंट पर जब ये शुक्र धातु का अंश आता है तो हमें एक अलग ज्ञान की अनुभूति होती है, एक अलग ही पराक्रम बॉडी के अंदर आता है, एक अलग ही फीलिंग्स होती है। उसको कह पाना बहुत ही
वर्डों में बता पाना बहुत एक अलग ही चीज है। वो एक योगी एक अलग चीज को महसूस करते हैं, वो इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं और इसे महसूस कर पाते हैं। आपके चेहरे से ओज निकलना स्टार्ट हो जाता है, शुक्र धातु धारण करना स्टार्ट करते हैं। तो इसीलिए मूलाधार बंद पर हमेशा मूलाधार बंद की कम से कम 1-2 मिनट प्रैक्टिस करने को बोला है। जो व्यक्ति अपने मूलाधार बंद की प्रैक्टिस करता है, उस व्यक्ति की इम्यूनिटी के साथ साथ उस व्यक्ति को बहुत सारे बेनिफिट होते हैं जो आम लोग अपनी बॉडी में फील नहीं कर पाते। तो ये हमने इसके 8 अंगों को पढ़ा और 8 अंगों में क्या होता है उन चीजों को हमने समझा। इसके बाद जो हम नेक्स्ट कल के दिन हम जो पढ़ने जाएंगे, वहां से हम तीनों दोषों को उठाएंगे। तीनों दोषों को बेसिकली एक एक करके उठाते चलेंगे। वहां तीनों दोषों को हम अपने भागवत से भी लेंगे और चरक से भी लेंगे। उन तीनों दोषों को पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। और कल मैं उम्मीद करता हूं कि एग्जैक्ट 6:30 पर हम सभी लोग मिलेंगे और 6:30 पर मिलने के बाद इस संहिता की दुनिया के अपने अपने अनुभव लेंगे और कुछ अच्छी से अच्छा प्रैक्टिस में करने की कोशिश करेंगे।